नमस्कार प्यारे बच्चों। अब देखिए डिफरेंस जो आपकी थी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस या समिश्र विश्लेषण, उसमें पिछली क्लास में हम क्वेश्चंस करके आए थे। पिछली 2 क्लास से और बेसिक क्वेश्चंस थे, अवकलनीयता डिफरेंशिएबिलिटी पर आधारित सवाल किए थे। ठीक है, अब जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं या जो चीज़ पढ़ने वाले हैं वो भी अवकलनीयता या डिफरेंशिएबिलिटी पर ही आधारित है, लेकिन नाम में थोड़ा सा चेंज है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी बुक में हर जगह लिखा हुआ मिलेगा कि एक विश्लेषिक फलन, माना कि एक एनालिटिक फंक्शन, इस प्रकार से थ्योरम क्वेश्चंस मिलेंगे, तो इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आज की सबसे पहली हेडिंग लगाइए विश्लेषिक फलन या एनालिटिक फंक्शन। सबसे पहले हेडिंग लगाओ मेरे प्यारे बच्चों, विश्लेषिक फलन या जिसको हम कहते हैं एनालिटिक फंक्शन। विश्लेषिक फलन है, इसको हम कहते हैं एनालिटिक फंक्शन। विश्लेषिक फलन या हेडिंग लगाइए एनालिटिक फंक्शन। अब विश्लेषिक या एनालिटिक क्या होगा? जैसे कि मान लो आपके पास कोई एक फलन या फंक्शन दिया हुआ है और इस फलन या फंक्शन के लिए z के मान के लिए ये एक क्षेत्र दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ आपको? एक क्षेत्र या डोमेन दिया हुआ है। ठीक है, और इसके ये पॉइंट किस में काम आने हैं? z में। हर की वैल्यू है, कोई 0 है, कोई 1 है, कोई 1 प्लस आयोटा है। ये सारे के सारे पॉइंट किसकी जगह रख सकते हैं हम? z में। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को कि फलन या फंक्शन क्या अपने पास? f(z), और फलन या फंक्शन जो f(z) है उस फलन में z के लिए क्या दिया हुआ आपको? क्षेत्र या रीजन या डोमेन दे रखा है, प्रांत दे रखा है कि ये पॉइंट इसमें से z में काम में ले सकते हैं। इन सभी बिंदुओं के लिए ये जो आपका फलन या फंक्शन, पहली बात तो क्या होना चाहिए? परिभाषित। पहली बात तो क्या होना चाहिए? परिभाषित या डिफाइन होना चाहिए। परिभाषित या क्या होना चाहिए? डिफाइन। परिभाषित या डिफाइन का मतलब क्या है कि अगर मान लो इसमें से कोई सा एक ये पॉइंट रख दिया z की जगह, और ये पॉइंट रखने से कहीं ये मान लो प्लस इन्फिनिटी बन जाए, माइनस इन्फिनिटी बन जाए, अगर ऐसा बन जाए तो परिभाषित हुआ क्या? नहीं हुआ। डिफाइन हुआ क्या? नहीं हुआ। तो ये हमेशा ऐसा नहीं बनना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए? परिभाषित होना चाहिए, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़ इसके साथ साथ ये क्या होना चाहिए? अवकलनीय या डिफरेंशिएबल होना चाहिए। उस पॉइंट पे अवकलनीयता या डिफरेंशिएबिलिटी होनी चाहिए, तब ये फलन f(z) क्या कहलाता है? विश्लेषिक फलन, या इसको हम क्या कहते हैं? एनालिटिक फंक्शन। समझ में आ रही है मेरी बात? मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि विश्लेषिक फलन या एनालिटिक फंक्शन का मतलब कि एक फलन या फंक्शन जो z के दिए गए क्षेत्र या डोमेन जो भी दे रखा है, भी z इसमें से काम में ले सकते हो, उन सभी बिंदुओं या उन सभी पॉइंट्स के लिए क्या होना चाहिए? परिभाषित या डिफाइन होना चाहिए, पहली चीज़। परिभाषित या डिफाइन का मतलब कि इसमें से कोई भी पॉइंट यहाँ रखें तो ये कभी भी इनफाइनाइट, अनंत, प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए। बेसिक सा कंसेप्ट है। इसके साथ साथ ये फलन या फंक्शन इन बिंदुओं के लिए क्या होना चाहिए? अवकलनीय या डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तब जाके हम इस फलन को क्या कहते हैं? विश्लेषिक फलन या एनालिटिक फंक्शन कहते हैं। अब देखो, परिभाषित या डिफाइन तो देखते ही पता चल जाएगा। जब भी सवाल में विश्लेषिक पूछेगा, एनालिटिक पूछेगा, तो हमें चेक तो क्या करनी पड़ेगी? अवकलनीयता, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि पिछली क्लासेज ज़रूर पढ़िए मेरे प्यारे बच्चों। अगर पिछली क्लासेज जहाँ तक नहीं पढ़ पाओगे तो डिफरेंशिएबिलिटी छूट जाएगी, और अवकलनीयता, डिफरेंशिएबिलिटी अगर छूट गई तो फिर आगे कुछ भी नहीं है। सारा काम इसी का है, सारा खेल इसी का है। ठीक है, तो इसलिए प्यारे बच्चों अवकलनीयता, डिफरेंशिएबिलिटी जरूर पढ़ो पीछे क्लासेज से। अब देखो, इसमें भी विश्लेषिक फलन में परिभाषित और क्या हो? अवकलनीय। तो परिभाषित तो देखने से पता चल रहा है कि 0 बन रहा है, इन्फिनिटी बन रहा है, जो भी है। और अवकलनीय डिफरेंशिएबल हमें चेक करना पड़ेगा सवालों में। जब सवाल में विश्लेषिक चेक करवाएगा तो मैं कह दूंगा कि परिभाषित या डिफाइन तो है, और अवकलनीय डिफरेंशिएबल हमें पूरा सोल्व करके चेक करना पड़ेगा, जो फॉर्मूले हम सीख के आए हैं उनकी सहायता से। ठीक है, तो देखो क्या होगा। जैसे उदाहरण देखिए पर एक समझने के हिसाब से, जैसे मान लो ये है f(z) इक्वल टू कितना आपके पास? 1/z माइनस 1। ये सवाल है आपके पास, और कह दिया कि z की जगह कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। अब z की जगह अगर मैं 1 ले लूँ तो ये हो गया 1/1 माइनस 1 1/0, दैट इज़ क्या हो गया? इनफाइनाइट। क्या हो गया आपके पास? इनफाइनाइट। तो ये परिभाषित या डिफाइन हुआ क्या? अरे परिभाषित, ये कह दूँ z की कोई भी ले सकते हो वैल्यू, तो परिभाषित या डिफाइन हुआ क्या? नहीं हुआ। भाई एक चीज़ ऐसी मिल गई, अब सब जगह ऐसे नहीं कह सकते कि पूरे में परिभाषित हो गया। परिभाषित या डिफाइन ही नहीं हुआ तो अवकलनीय तो बाद में सोचेंगे।
और अगर इसी सवाल में ऐसे लिख दूँ z इज़ नॉट इक्वल टू 1, कि z की वैल्यू 1 नहीं लेनी और कुछ भी ले सकते हो, इसी सवाल में मैं ऐसे लिख दूँ z नॉट इक्वल टू 1, अब इसमें चाहे कुछ भी रखो एक के अलावा, कभी भी कोई समस्या आएगी क्या? नहीं आएगी। इसका मतलब क्या हो गया? परिभाषित। अरे इसका मतलब क्या हुआ? परिभाषित या डिफाइन हो गया। प्लस 1/z माइनस 1 अवकलन या डिफरेंशिएबल है ही, अवकलन या डिफरेंशिएबल तो है ही, तो अवकलनीय भी हो गया, डिफरेंशिएबल भी हो गया। इसका मतलब ये सवाल क्या बन गया? विश्लेषिक। ये सवाल क्या बन गया आपके पास? विश्लेषिक फलन या एनालिटिक फंक्शन हो गया आपके पास। विश्लेषिक फलन ये क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, यही हुआ आपके पास। लेकिन अगर ये चीज़ नहीं लिखता मैं, z इज नॉट इक्वल टू 1, तो फिर परिभाषित नहीं होता, तो विश्लेषिक एनालिटिक भी नहीं होता। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो जो कहता है उस क्षेत्र के अंतर्गत वो फलन परिभाषित या डिफाइन होना चाहिए, और वो फलन या फंक्शन क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल, ये क्या होना चाहिए? अवकलनीय होना चाहिए, तब जाके वो बातें सारी सही होंगी। समझ रहे हो बात को? तो देखिए परिभाषा लिखते हैं इसकी पहले बहुत अच्छे से, उसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन। तो इसमें लिखिए एक एकमानी फलन, एक एकमानी फलन जो किसी प्रांत, एक एकमानी फलन जो किसी प्रांत D, एक एकमानी फलन जो किसी प्रांत D के प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित, के प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित एवं अवकलनीय हो, परिभाषित एवं अवकलनीय हो, परिभाषित एवं अवकलनीय हो, तो उसे परिभाषित एवं अवकलनीय हो तो उसे विश्लेषिक फलन कहते हैं, तो उसे विश्लेषिक फलन कहते हैं, तो उसे विश्लेषिक फलन कहते हैं। इंग्लिश में लिखिए प्यारे बच्चों, ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन which is defined and differentiable, a single valued function which is defined and differentiable, a single valued function which is defined and differentiable at every point of given domain, at every point of given domain D, then it is called analytic function. 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 तो सबको समझ में आ गया होगा भाई कि विश्लेषक जब भी चेक करना होता है या एनालिटिक जब भी चेक करना होता है, तो जो भी सवाल दिया रहता है और जो भी क्षेत्र दिया रहता है उसमें कहीं भी वो परिभाषित या डिफाइन होने में समस्या नहीं आनी चाहिए, कि उसमें हम जो वैल्यू बताता है उनमें से कोई सी वैल्यू रखें तो वो इनफाइनाइट प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी नहीं बने, और अवकलनीय या क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल। अब अवकलनीय डिफरेंशिएबल तो चेक करना पड़ेगा, जो हम पीछे सीख चुके फॉर्मूले वही फॉर्मूले काम आने हैं। तो पूरे चैप्टर में भी अवकलनीय या डिफरेंशिएबिलिटी ही काम आनी है, बाकी कोई इश्यू नहीं होगा। आप पढ़ते रहिए, फिर मैं बताऊंगा कि कहाँ से थ्योरम का सवाल आएगा, कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे डायरेक्ट, कौन से उदाहरण एग्जांपल्स हैं, कौन से अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं। बस एक बार पढ़ते रहिए कंटिन्यू। थ्योरी होती है इन चैप्टर में, और यहाँ से बातें सीखते हैं हम, और सीखने के बाद आगे उस बातों को अप्लाई करते हैं। समझ रहे हो मेरी बातों को? सब अच्छे से लिख लिया सबने? अब देखिए प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो यहाँ तक किसी की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए जो हमने सवाल किए। इसके बाद देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। एफ जेड के विश्लेषिक फलन होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध, हेडिंग लगाओ। एफ जेड के विश्लेषिक होने के लिए
एफ जेड के विश्लेषिक होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध, एफ जेड के विश्लेषिक होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध, एफ जेड के विश्लेषिक होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध, एफ जेड के विश्लेषिक होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध, नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ जेड टू बी एनालिटिक, नेसेसरी कंडीशन for fz to be analytic, necessary condition for fz to be analytic, कि fz के नेसेसरी या आवश्यक रूप से विश्लेषिक कब होगा, क्या कंडीशन है। तो इसके लिए देखिए थ्योरम लिखिए प्यारे बच्चों। और इसके इम्पोर्टेंट लगा लो। पहले थ्योरम का कथन या स्टेटमेंट लिखिए, उसके बाद बात करेंगे। फलन एफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, फलन एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई के किसी प्रांत या क्षेत्र के किसी प्रांत या क्षेत्र डी में विश्लेषिक होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध है कि 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 उस प्रांत में यू तथा वी या यू एक्स वाई तथा वी एक्स वाई कोशी रीमान समीकरणों को संतुष्ट करे, कोशी रीमान समीकरणों को संतुष्ट करे। अर्थात डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। द नेसेसरी कंडीशन दैट, इंग्लिश में लिखो प्यारे बच्चों, द नेसेसरी कंडीशन दैट फंक्शन एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, द नेसेसरी कंडीशन दैट फंक्शन एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई टू बी एनालिटिक in given domain D, to be analytic in given domain D, to be analytic in the given domain D, in given domain D, if u and v, if uxy and vxy, if uxy and vxy satisfy Cauchy-Riemann equation, if uxy and vxy satisfy Cauchy-Riemann equation, if uxy and vxy satisfy Cauchy-Riemann equation, if uxy vxy satisfy Cauchy-Riemann equation, if uxy or vxy satisfy Cauchy-Riemann equation, that is del u upon del x equal to del v upon del y और del u upon del y is equal to minus del v upon del x। यहाँ तक नोट करो सब बच्चे, फिर इस थ्योरम में क्या दिया हुआ है, क्या करना है और उसके बारे में बातें करते हैं। देखो प्रूफ लगाओ। देखो थ्योरम को सॉल्व करने से पहले आज तक जो भी काम किया आपने, थ्योरम रटी होगी, समझी होगी, क्या किया होगा वो आपका काम है।
लेकिन थ्योरम को मैं क्लास में बार बार कहता रहता हूँ कि थ्योरम में दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं कि थ्योरम में क्या तो दिया हुआ है ये जानना बहुत ज़रूरी है। अपन आँख बंद करके रट के चले जाते हैं, हमें यही मालूम नहीं कि थ्योरम में क्या तो दिया हुआ था और क्या ही करना है। कई बार थ्योरम उल्टी पूछ लेता, हमें तो वो 2-4 शब्द याद कर रखे और हम तो सीधे वर्ड लिख के आ जाते हैं। कई बार क्या पूछता है, थ्योरम का कन्वर्स या विलोम पूछ लेता है। अब हमने तो वो शब्द देख रखे हैं, बोले जिसमें ये दो तीन शब्द दिख जाते हैं इसमें तो ये छापना है, इसमें ये 2-4 शब्द दिख जाते हैं उसमें ये छापना है, और वहाँ देखते हैं कि यार छाप के तो आए लेकिन गलत छप गई। ये है ना, तो ये रटने का फ़ायदा है नुकसान जो भी आप समझते हो वो है ये, ठीक है। अब थ्योरम को करने के कई मेथड होते हैं, लेकिन सबसे पहले मेथड तो बाद में आते हैं थ्योरम प्रूफ करने के। लेकिन थ्योरम करने से पहले आपको इन चीज़ों का मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि आप कि थ्योरम में क्या तो दिया हुआ। पहली चीज़ है कि दिया हुआ क्या क्या है या क्या गिवन है, और दूसरी चीज़ है कि करना क्या है। करना क्या है, करने का मतलब कि आंसर क्या लाना, प्रूफ क्या करना है, ठीक है। अब देखो ये तो हो ही कि बोले सर दिया हुआ करना क्या है, ये तो हम जानने लग गए। चलो जानने लग गए, अच्छी बात है। अब ये थ्योरम पढ़ के जानने लग जाएंगे अपन, 1-2 थ्योरम में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो जानने लग जाएंगे। सब बच्चे जानते होंगे, फाइनल ईयर से पहले से पढ़ रहे हैं, तो फिर भी ये चीज़ें तो हम क्लियर करने लग गए होंगे। इतने दिनों से कह रहा हूँ मैं सारी बातें कि थ्योरम में दिया हुआ क्या है और करना क्या है, गिवन क्या है और प्रूफ क्या करना है, दो चीज़ें। जो दिया हुआ है, नाम लिखा हुआ हिंदी में या इंग्लिश में, जो दिया हुआ है उसके आप फॉर्मूले जानते हो या नहीं जानते हो, उसका जो भी फॉर्मूला है, उसकी जो भी परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो जानना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि उस फॉर्मूले या उस डेफिनेशन को लिख के ही हम थ्योरम सोल्व करना शुरू करेंगे। फिर जो आंसर लाना है, जो आंसर लाना ऐसे तो है नहीं कि कोई हिंदी का काम है कि आंसर में ऐसे ऐसे करते करते ऐसा ऐसा हो गया, ऐसे तो है नहीं कि हिंदी में लिखना है। आंसर लाने का मतलब कोई फॉर्मूला है, कोई रिजल्ट तो बनाना पड़ेगा। अब जो प्रूफ करना है उसका भी हमें फॉर्मूला आना चाहिए, उसका भी हमें फॉर्मूला आना चाहिए कि ये फॉर्मूला है, ये परिभाषा हमें लेके आनी है। तो आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि आंसर तो ये आएगा, ये लाना है, पहले से मालूम होना चाहिए। और लेके क्या चलना है वो मालूम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि थ्योरम बोले ये तो दिया हुआ गुरुदेव विश्लेषिक और प्रूफ क्या करना है कोसी। अब हम जानते ही नहीं विश्लेषिक क्या होता है तो भी कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। देखो दिया हुआ है पहले वो पता होना चाहिए, जो दिया हुआ उसकी फॉर्मूला या परिभाषा डेफिनेशन जो भी वो आनी चाहिए। दूसरी बात जो प्रूफ करना है उसका फॉर्मूला या डेफिनेशन हमें आनी चाहिए। इन दोनों शब्दों का मतलब या मीनिंग आएगा तभी आपकी थ्योरम परफेक्ट और सही प्रूफ होगी, बिना रटे रटाए। अदरवाइज़ तो भैया जो थ्योरम आएगी आप उसमें नाम ढूंढोगे कि ये 2 नाम जिस थ्योरम में दिखते हैं उस थ्योरम में तो ये छापना है, और जिसमें 2 नाम ये दिखते हैं उसमें ये छापना है, और फिर हम पूछता और कोई है, छापते और कोई है। यही हो रहा है ना। तो इसलिए ऐसा नहीं करें और समझ के काम करें, ठीक है। अब आओ अपनी थ्योरम पे। अपनी थ्योरम को एक बार पढ़ो, देखिए ध्यान से क्या कह रहा है ये अपने आप में, और उसके बाद अपन बात करते हैं। पढ़ लिया सबने। अब यहाँ से देखिए क्या कह रहा है इसके अंदर कि फलन या फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ जेड यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई। कोई भी फलन या फंक्शन है उसको हम नॉर्मली यही लिखते हैं, एफ जेड इक्वल टू कितना होता है, यू प्लस क्या लिखते हैं, आयोटा वी। ये तो हमें मालूम ही होता है कि ये फंक्शन किसका होता है, एक्स वाई के दोनों फलन होते हैं। अब कह रहा है कि किसी प्रांत डी में विश्लेषिक होने के लिए आवश्यक है कि उस प्रांत में u और v कौशी रीमान समीकरणों को संतुष्ट करें। तो विश्लेषिक होने के लिए आवश्यक है कि विश्लेषिक तो दिया हुआ है, ये तो क्या आपके पास दिया है गिवन दैट, और आवश्यक क्या काम है, बोले कौशी रीमान समीकरण संतुष्ट करे। ये चाहिए हमें, ये क्या करना है, प्रूफ करना आपको कि भाई विश्लेषिक लेके चलूँ कि जो विश्लेषिक होगा वो आवश्यक रूप से कौशी रीमान समीकरणों को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। उल्टा सीधा होना जरूरी नहीं है, वो बाद में बात करूँगा। लेकिन ये कह रहा है कि जो विश्लेषिक होगा उसके लिए आवश्यक है कि वो कौन से समीकरण संतुष्ट करेगा, कौशी रीमान, ये प्रूफ करना है। तो लेके क्या चलना है, विश्लेषिक एनालिटिक। अभी पीछे परिभाषा पढ़ के आए, विश्लेषिक का मतलब हर जगह परिभाषित होना चाहिए और वो क्या होना चाहिए, अवकलन या डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ये तो बात बताई। अब डिफरेंशिएबल शब्द आते हैं, डिफरेंशिएबल या अवकलनीयता का हमें फॉर्मूला आना चाहिए, बस इसके अलावा किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और कौशी रीमान क्या होते हैं ये अगले ने खुद दे रखा है।
बोले u का x के साथ अवकलज, आंशिक अवकलज ही तो है, पार्शियल डेरिवेटिव, v का y के साथ और u का y के साथ और v का x के साथ माइनस, ये रिजल्ट क्या होने चाहिए, बराबर। तो दो फॉर्मूले निकालने, ये कौशी-रीमान है। लेके किसको काम में चलना है, विश्लेषिक को। यहाँ तक किसी को कोई डाउट भाई? विश्लेषिक लेके चलना है एनालिटिक। विश्लेषिक लेके चलने का मतलब क्या लेके चलना है कि फलन या फंक्शन हर जगह परिभाषित या डिफाइन है और उस वो क्या है, अवकलनीयता डिफरेंशियबिलिटी है उसकी। तो फॉर्मूला किसका काम आना है, अवकलनीयता या डिफरेंशियबिलिटी का फॉर्मूला काम आना है। ठीक है भाई, सबने लिख लिया यहाँ तक? आप देखिए जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं पहले थ्योरी में, थ्योरी भी रटने की जरूरत नहीं, थ्योरी सेट करते हैं थ्योरम देख देख के। माना कि अब फलन या फंक्शन एफ जेड प्रांत डी में विश्लेषिक फलन है, विश्लेषिक फलन है। माना कि फलन या फंक्शन एफ जेड प्रांत डी में विश्लेषिक फलन है। कंसिडर फंक्शन एफ जेड बी एनालिटिक फंक्शन, कंसिडर एफ जेड बी एनालिटिक फंक्शन इन डोमेन डी, कंसिडर एफ जेड बी एनालिटिक फंक्शन इन डोमेन डी। अरे भाई दिया हुआ है ना अपने पास, दिए हुए के तो काम में ले रहे हैं अपन, ये तो दे रखा आपको। इसका मतलब क्या होगा, अरे विश्लेषिक का मतलब क्या होगा कि ये जो क्षेत्र है आपका डी का मतलब ये क्षेत्र, इसको डी नाम दे रखा है, इसके जितने भी बिंदु होंगे, मतलब प्रत्येक बिंदु पे, ईच एंड एवरी पॉइंट, प्रत्येक बिंदु पे फलन या फंक्शन एफ जेड क्या होगा, परिभाषित होगा और क्या होगा, अवकलनीय होगा। ये कहाँ से लिख रहा हूँ परिभाषा, विश्लेषिक की तो लिख रहा हूँ। तो आगे लिखिए अर्थात प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर फलन एफ जेड, अर्थात प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर फलन एफ जेड परिभाषित एवं अवकलनीय है। That is, function f z is defined and differentiable. That is, function f z defined and differentiable at every point of domain D. At every point of domain या region, या जिसको हम हिंदी में क्षेत्र कह सकते हैं, function f z defined and differentiable at every point of domain D. ठीक है। अब देखिए परिभाषित तो हो ही गया, तो इस पर तो बात करनी नहीं है। परिभाषित को क्या काम में ले, अवकलनीय भी है, डिफरेंशिएबल भी है, इसको काम में ले सकते हैं। डिफरेंशिएबल होने का मतलब क्या होगा, उस फलन एफ जेड का क्या होगा, एफ डैश जेड। और एफ डैश जेड कब होता है, जब वो क्या होगा, अद्वितीय रूप से विद्यमान है। अरे बताया था ना कि एफ डैश जेड का मतलब क्या होगा, परिभाषा बताई थी अवकलनीयता की। तो दिस इम्प्लाइज दैट प्रत्येक बिंदु जेड बिलोंग्स टू डी के लिए एफ डैश जेड अद्वितीय रूप से विद्यमान है, अद्वितीय रूप से विद्यमान है। दिस इम्प्लाइज दैट एफ डैश जेड एग्जिस्ट यूनिकली फॉर एवरी पॉइंट जेड बिलोंग्स टू डी। दिस इम्प्लाइज दैट एफ डैश जेड एग्जिस्ट यूनिकली फॉर एवरी पॉइंट जेड बिलोंग्स टू डी। अभी तक सिर्फ एक शब्द को ही मैंने लिखा है, बाकी कोई काम नहीं है। विश्लेषिक दिया हुआ था तो विश्लेषिक, अब विश्लेषिक या एनालिटिक की डेफिनेशन जिसको आती है वो कह सकता है परिभाषित या क्या होगा, अवकलनीय। जिसको अवकलनीय की डेफिनेशन आती है वो कह सकता है कि बोले एफ डैश जेड क्या होगा, अद्वितीय रूप से विद्यमान होगा। अब लगा देते हैं फॉर्मूला उसका, किसका, अवकलनता डिफरेंशिएबिलिटी का। तो देखिए प्रत्येक जेड बिलोंग्स टू डी के लिए एफ डैश जेड इक्वल टू क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो। यही तो फॉर्मूला सिखाया मैंने, जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन कितना होता है, डेल्टा जेड। और ये लिमिट या सीमा क्या है, विद्यमान है। लिमिट या सीमा क्या है, विद्यमान एवं प्रत्येक मार्ग से एवं प्रत्येक पथ के लिए अद्वितीय, एग्जिस्ट एंड यूनिक फॉर एवरी पाथ।
अभी तक देखिए मैंने इस थ्योरम में से कितना शब्द काम में लिया है, एक शब्द। कितना शब्द काम में लिया है, एक शब्द। देखिए थ्योरम रटना बंद करो प्यारे बच्चों, समझने का बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि अभी तक हमने कितना शब्द काम में लिया है, थ्योरम में से एक शब्द काम में लिया है। और वो कौन सा वर्ड काम में लिया, विश्लेषिक। जिसको विश्लेषिक की कहानी मालूम है, छोटी छोटी डेफिनेशन साथ साथ लिखवा रहा हूँ, वो ये सारी बातें यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकता है थ्योरी की। विश्लेषिक है इसका मतलब अवकलन या डिफरेंशिएबल होगा, होगा कि नहीं होगा, परिभाषित होगा। और अवकलन या डिफरेंशिएबिलिटी की परिभाषा मालूम होनी चाहिए। तो अगर अवकलन या डिफरेंशिएबिलिटी मालूम है हमें, तो हम कह सकते हैं भी कि विद्यमान होगा, अद्वितीय रूप से सीमा विद्यमान होगी और अद्वितीय या यूनिक होगा। यही फॉर्मूला काम में लेते हैं जब सब बिंदुओं के लिए बात करनी होती है। पिछली क्लास में बताया था जब सब पॉइंट की बात होती है तो यही फॉर्मूला काम में लेते हैं। एक पॉइंट की बात होती है तो जेड की जगह कितना ले लेते हैं, जेड नॉट, और यहाँ भी कितना ले लेते हैं, जेड नॉट। समझ रहे हो मेरी बातों को। अब बोले कि डेल्टा जेड टेंस टू 0 की ओर जा रहा है, ये लिमिट किसके अंदर है, जेड में। मेरे को जो उत्तर चाहिए वो क्या चाहिए, कोशी रीमान समीकरण चाहिए। थोड़ा देख लेते हैं। और कोशी रीमान समीकरण में कहीं भी जेड है क्या, नहीं है। यू आ रहा है, वी आ रहा है, एक्स आ रहा है और वाई आ रहा है। इसका मतलब एफ जेड के भी टुकड़े करने पड़ेंगे तब तो आएगा यू और वी, और जेड के भी टुकड़े करने पड़ेंगे तब आएगा एक्स और वाई। ये तो हम जानते हैं। तो इसका मतलब इसको जब सोल्व करेंगे तो जेड से सोल्व नहीं करना, इसको सोल्व करना है एक्स में और वाई में। एक्स में और वाई में जेड, या तो जेड से सोल्व कर लो, पीछे भी तो सवाल करते आ रहे हैं अपन, या सोल्व किससे कर लो, एक्स से और वाई से। इसका मतलब एक बार तो लेके चलो काल्पनिक पद से और एक बार किससे लेके चलो, वास्तविक वाले से। और किसी भी पद से जाए, अवकलनीय है ये सवाल अपना, डिफरेंशिएबल है, तो चाहे वास्तविक से जाए चाहे काल्पनिक से जाए, इमेजिनरी से चलें या रियल पार्ट के साथ साथ चलें, रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, सेम। क्यों आएगा सेम, क्योंकि आपका सवाल क्या है, अवकलन या डिफरेंशिएबल। अरे पिछले वाले सवालों में अवकलन या डिफरेंशिएबल क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि उनमें वास्तविक और काल्पनिक का रिजल्ट सेम नहीं आया था। आया था क्या, पीछे देखो, देखिए एक में +1 आया था, एक में क्या आया था, -1 आया था। लेकिन इसमें अवकलनीय है, इसका मतलब वास्तविक और काल्पनिक। तभी तो मैंने लिखा है प्रत्येक पद के लिए क्या आएगा, अद्वितीय यूनिक आएगा। अवकलनीय जो होता है वो अपने आप में क्या होता है, अद्वितीय या यूनिक। तो अब हम क्या करेंगे, इस लिमिट को सोल्व करेंगे। एक बार तो हम देखो, न तो जेड की ज़रूरत है न ही एफ जेड की ज़रूरत है, हमें तो ज़रूरत है वो यू की और वी की और एक्स की, और किसकी ज़रूरत है, वाई की। तो यू वी एक्स वाई तब मिलेंगे जब एफ जेड के भी 2 टुकड़े होंगे और जेड के भी 2 टुकड़े होंगे। 2 टुकड़े होने के बाद लिमिट एक साथ तो सोल्व होगी नहीं, एक बार लिमिट एक्स की सोल्व करनी पड़ेगी, एक बार लिमिट किसकी सोल्व करनी पड़ेगी, वाई की। यहाँ तक समस्या भी किसी को, अरे यहाँ तक समस्या नहीं है। अब देखो नहीं समस्या है तो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1 नोट कर लो प्यारे बच्चों। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। बहुत आसान थ्योरम है और सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम है। अगर समझ के चलोगे और ऐसे कॉपी में लिखी हुई देख ली कहीं भी, तो फिर देख के घबरा जाओगे, डर जाओगे, कभी नहीं पढ़ पाओगे कि ये क्या ही लिखा हुआ है इसके अंदर। तो एक लाइन और लिखिए, यहाँ 2 स्थितियाँ लेंगे। Here we consider 2 cases। सबसे पहले देखेंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या होगा कि जो लिमिट या जो सीमा है, इसमें जो डेल्टा जेड है वो 0 की ओर जाएगा, लेकिन एक बार काल्पनिक और एक बार किससे, वास्तविक में। तो माना कि एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल्टा जेड के लिए डेल्टा जेड 0 की ओर अग्रसर, डेल्टा जेड 0 की ओर अग्रसर वास्तविक x के अनुदिश, 0 की ओर अग्रसर वास्तविक x के अनुदिश है, वास्तविक x के अनुदिश है। कंसिडर
इन एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड, यही तो है, कॉमा डेल्टा जेड टेंस टू जीरो अलोंग रियल एक्सिस, अलोंग रियल एक्सिस, डेल्टा जेड टेंस टू जीरो अलोंग रियल एक्सिस, डेल्टा जेड टेंस टू जीरो अलोंग रियल एक्सिस, ये लिख दो। चाहे ये भी लिख सकते हो कि ऊपर ये पूरा न लिख के यहाँ से आप ये भी लिख सकते हो कि डेल्टा जेड शून्य की ओर वास्तविक एक्स के अनुदिश अग्रसर हो, तो भी यही काम होना है, ठीक है भाई। अब यहाँ से देखो, यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों, यही तो सोल्व करना है, एक बार वास्तविक एक्स के अनुदिश और एक बार काल्पनिक एक्स के अनुदिश। तो देखो ये तो हो गया आपके पास एफ डैश जेड, यही तो है अपने पास लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू कितना 0, और ये हो गया एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस कितना हो गया एफ ऑफ जेड, और अपॉन कितना हो गया आपके पास डेल्टा जेड। अब देखिए कौन से एक्स के अनुदिश चलना है, वास्तविक एक्स के अनुदिश। एक बार एक काम करो, कोई से एक्स के अनुदिश मत चलो। वास्तविक में आप जानते हो कि डेल्टा जेड जो होता है, देखो डेल्टा जेड में दो पार्ट होते हैं, डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई। सिर्फ एक्स वाला पार्ट होगा, ये तो होगा नहीं, यही तो होगा, और डेल्टा वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, ठीक है। एक बार आप ऐसे समझो मेरी बातों को, इसको ऐसे एक बार लिमिट कोई से एक्स के अनुदिश मत चलो, इसको बदलो तो सही पहले। एफ जेड तो कितना होता है यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, ऐसे ये कितना होगा, अरे ये कितना होगा, ये होगा यू एक्स, अब एच जेड होता है तब तो लिख देते हैं एक्स और वाई, ऐसे तो लिखते हैं, और प्लस क्या लिखते हैं, प्लस आयोटा क्या लिख देते हैं वी एक्स वाई। लेकिन जेड नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, जेड प्लस डेल्टा जेड है, तो एक्स प्लस कितना होगा डेल्टा एक्स, वाई प्लस कितना होगा डेल्टा वाई। तो यहाँ इसका मतलब ये बनेगा आपके पास एक्स प्लस कितना होगा डेल्टा एक्स, कॉमा वाई प्लस कितना आएगा डेल्टा वाई, प्लस आयोटा वी एक्स वाई, एक्स नहीं आएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, कॉमा वाई प्लस कितना होगा डेल्टा वाई, माइनस ये तो लिख दिया। अब एफ जेड तो हम जानते ही हैं कितना होता है यू एक्स वाई, और प्लस कितना होता है आयोटा वी एक्स वाई, यही होता है। नीचे क्या लिखा हुआ मेरे दोस्तों, नीचे लिखा हुआ आपके पास डेल्टा जेड, तो ये हो गया डेल्टा एक्स प्लस आयोटा कितना होता है डेल्टा वाई। ये एक बेसिक समझने के लिए लिखा है मैंने, लिखना मत एक बार, कोई से एक्स के अनुदिश नहीं है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब मेरे को तो चलना है कौन से एक्स के अनुदिश, वास्तविक एक्स के अनुदिश अलोंग रियल एक्सिस। तो वास्तविक के अनुदिश चलोगे तो डेल्टा वाई आएगा क्या, नहीं आएगा। तो वास्तविक में चलोगे तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा आपके पास, और ये नहीं आएगा। परिवर्तन किस में हो रहा है, एक्स में, तो ये हो गया डेल्टा एक्स टेंस टू कितना हो गया 0। अरे किस में हो रहा है परिवर्तन, एक्स में, तो ये हो गया डेल्टा एक्स टेंस टू कितना हो गया 0। अरे समझे नहीं समझे मेरी बात को। अब जब काल्पनिक में चलेंगे तो ये डेल्टा एक्स और ये डेल्टा एक्स हटा लूँगा, नीचे से डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा, बाकी ये हो जाएगा आपके पास। अब देखिए कॉम्प्लेक्स में सोल्व क्या होता है भाई, कॉम्प्लेक्स में सोल्व इतना ही होता है कि आयोटा वाला एक जगह कर लो और बिना आयोटा वाला क्या कर लो एक जगह, यही सोल्व होता है भैया कॉम्प्लेक्स में। ये और ये पार्ट एक जगह कर लो यहाँ से, तो ये हो गया यू एक्स प्लस कितना हो गया डेल्टा एक्स कॉमा वाई, एक ये बिना आयोटा का माइनस का कितना हो गया यू एक्स वाई, और नीचे देखें तो ये हो गया आपके पास डेल्टा एक्स प्लस ये आयोटा का और ये आयोटा का, तो आयोटा तो बाहर लगा दिया, लिमिट लगी रही, अलग लगा देता हूँ इसकी लिमिट, ये हो गया लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू कितना 0। यहाँ से बच गया आपके पास वी एक्स प्लस कितना हुआ डेल्टा एक्स कॉमा कितना वाई, माइनस कितना हो गया वी एक्स वाई, और नीचे देखें तो ये कितना हो गया आपके पास डेल्टा एक्स। आयोटा वाले दो पद थे वो एक जगह कर लिए, बिना आयोटा वाले एक जगह कर लिए, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, पीछे हम एक फॉर्मूला पढ़ के आते हैं एफ डैश जेड नोट, एफ डैश जेड मान लो एक बार, एफ डैश जेड नोट का मतलब होता है, जेड का मतलब होता है डेल एफ अपॉन कितना होता है डेल जेड, या डी एफ अपॉन क्या कह सकते हैं डी जेड, यही कह सकते हैं। ये फॉर्मूला क्या पढ़ के आते हैं हम, लिमिट, अरे क्या पढ़ के आते हैं लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 एफ ऑफ जेड प्लस कितना डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन कितना होता है डेल्टा जेड, यही होता है आपके पास।
भाई जब डी तो तब लिखते हैं जब चर या वेरिएबल एक हो, जब दो हो जाते हैं तो डेल लिख देते हैं, इतना ही तो फ़र्क है। अब यहाँ से देखिए, डी तो तब लिखते हैं जब चर या वेरिएबल कितने हो, एक, और जब डेल कब लिखते हैं इसके अंदर कि जब आपके पास चर या वेरिएबल कितने हो, एक से ज़्यादा, तब डेल लिख देते हैं अपन इसमें। यही तो काम करते हैं अपन। अब यहाँ से देखिए, इन चीज़ों के लिए हम, ये तो हो गया आपके पास डी। अब यहाँ से देखो, डी एफ अपॉन कितना हो गया आपके पास, डी जेड एफ डे जेड लिमिट एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन कितना, डेल जेड। अब इस वाले फॉर्मूले की तुलनाएं कंपैरिजन यहाँ से करो, इस वाले फॉर्मूले की तुलनाएं कंपैरिजन यहाँ से करो। कहाँ से करें तुलनाएं कंपैरिजन, इससे देखो, डेल एक्स लिखा हुआ किसकी जगह, डेल जेड की जगह, डेल जेड की जगह तो कितना लिखा हुआ, डेल एक्स, तो कोई ज़रूरत नहीं है डी जेड है, डी एक्स आ जाएगा। एफ की जगह नाम क्या लिखा हुआ, यू, एफ की जगह क्या लिखा हुआ, यू, एफ की जगह यू, और जेड प्लस डेल्टा जेड है तो इसमें है डेल एक्स, और यहाँ आएगा यू, और वहाँ क्या है, एफ। तो इससे अगर तुलना करें तो ये फॉर्मूला किसका बन रहा है आपके पास, ये बन रहा है आपके पास डी यू और अपॉन किसका, डी एक्स का। लेकिन u दो का फंक्शन होता है, u x का भी होता है, u किसका होता है, y का। जब दो का होता है तो ये कितना हो गया, डेल, और ये भी कितना हो गया आपके पास, डेल, ठीक है, प्लस आयोटा, ये है v और v, बाकी यही सेम फॉर्मूला है जो पीछे हम पढ़ के आए हैं अवकलन था डिफरेंशिएबिलिटी में। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, डेल v अपॉन कितना हो गया, डेल x। इसको दे दो इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये कौन से x के अनुदिश चले अपन, कौन से x के अनुदिश चले हैं, वास्तविक या रियल एक्सिस के अनुदिश, ठीक है। अब देखिए आगे, नोट करो इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी तो एक केस सॉल्व हुआ, फिर दूसरा केस सॉल्व करते हैं। समझ में आया होगा ना भाई सबके, भाई ऐसा ही तो फॉर्मूला है, वो होता है डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, यहाँ होता है एफ जेड प्लस डेल जेड, यहाँ होता है एफ जेड अपॉन डेल जेड। अब जेड की जगह यहाँ कितना है, एक्स, और एफ की जगह कितना है, यू। अब डी इसलिए नहीं लिख सकते हैं, यू दो का फंक्शन है, जब एक से ज़्यादा का फंक्शन होता है तो अवकलज या डेरिवेटिव आंशिक या कौन सा आता है, पार्शियल, ठीक है। अब देखो, लिख लिया सबने इक्वेशन सेकंड तक, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ। ये लाइन कैसे लिखनी है वो बता दिया मैंने, पहले बेसिक बताई थी, पूरा x प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई होता है। अब देखिए केस लगाओ मेरे दोस्तों सेकंड, कौन सा केस लगाएंगे पहले बच्चों, सेकंड। सेकंड केस में यहाँ एक शब्द बदलेगा, वास्तविक की जगह क्या आएगा, काल्पनिक, वास्तविक की जगह क्या आएगा, काल्पनिक, रियल की जगह आएगा इमेजिनरी, रियल की जगह क्या आएगा आपके पास, इमेजिनरी, और डेल्टा जेड के देखो इस बार आयोटा डेल्टा वाई होगा, और डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा इस बार, जीरो। भाई वास्तविक तो आएगा नहीं, काल्पनिक भाग आएगा आपके पास। अब यहाँ से देखिए क्या करें इसमें, देखो इस बार क्या होगा कि जैसे यहाँ पिछली बार y हटाया था, यहाँ ऐसा ही तो था, ये आयोटा डेल्टा वाई, ये कितना था, डेल्टा वाई, और ये कितना था, डेल्टा वाई, यही तो था प्यारे बच्चों। इस बार क्या हटेगा आपके पास, x हटेगा, ये x हट गया यहाँ से, x कॉमा वाई प्लस, ये हो गया x, और यहाँ से ये हटेगा x। अब परिवर्तन या चेंज किस में है, y में, तो यहाँ लिमिट हो जाएगी डेल्टा वाई टेंस टू कितना होगा, 0। अब कर लो इसको सोल्व। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, समझ गए बात को, बस। अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा भी सबके, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ। अब देखिए वही काम करना है, किसके बराबर चल रहे हैं, एफ डैश जेड के, तो ये लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू कितना, 0। आयोटा वाले एक जगह, बिना आयोटा वाले एक जगह, ठीक है। तो देखो ये तो हो गया आपके पास, आयोटा आएगा इसमें, देखो नीचे आयोटा आ रहा है, तो ये तो हो गया u, बिना आयोटा देखो इनका होगा, इसके आयोटा और इसके आयोटा है, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा बिना आयोटा का, क्या हो जाएगा, वी एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई, किसी को भी लिख दो आगे पीछे, माइनस कितना हो गया, वी एक्स वाई, और नीचे कितना हो गया आपके पास, डेल्टा वाई। इनको लिख दिया, इसको और इसको, आयोटा आयोटा इससे हट गया नीचे वाले से, ठीक है। अब ये बच गया और ये बच गया, इनको लिख देता हूँ, लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू कितना, 0, और ये बन गया आपके पास u x कॉमा वाई प्लस कितना हो गया, डेल्टा वाई, माइनस कितना हो गया आपके पास, u x y,
नीचे देखें तो ये हो गया आयोटा डेल्टा वाई। अब आयोटा देखो ऊपर आना चाहिए, हमेशा ये ध्यान रखा करो कि कैलकुलेशन में आयोटा कहाँ होना चाहिए, ऊपर। तो एक काम करेंगे, इसको ऊपर नीचे किससे गुणा कर लेंगे, आयोटा से। किससे कर लेंगे, आयोटा से। तो नीचे तो जाएगा आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1। आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1। और ऊपर वाला आयोटा लग जाएगा आपके पास। अब ध्यान से देखो बोर्ड पे, एफ डैश जेड, ये किसका फॉर्मूला है, वी है, और परिवर्तन किस में, वाई में, यहाँ वाई में। पहले होता था एफ और नीचे क्या होता था, जेड, तो हम लिखते थे df/dz या क्या कहते थे, एफ डैश जेड। अब एफ की जगह तो वी, परिवर्तन चेंज जेड में नहीं है, किस में है, वाई में। तो किसका फॉर्मूला हो गया, डेल वी अपॉन कितना हो गया, अरे डेल वी अपॉन कितना हो गया, डेल वाई। इसको ऊपर नीचे आयोटा से गुणा करेंगे तो आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा। तो एक तो निशान माइनस का, और एक इसका आयोटा ऊपर आयोटा, नीचे भी तो आयोटा लगेगा, तो ऊपर वाला आयोटा ये तो बाहर लग गया। ठीक है, ये बचा। अब u में परिवर्तन है किसके साथ, y में, तो डेल यू अपॉन कितना हो गया आपके पास, डेल वाई। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ बोर्ड पे देखो, दोनों काम हो गए। केस सेकंड हो गया काल्पनिक के साथ, केस फर्स्ट किसके साथ हो गया, वास्तविक या रियल के साथ हो गया। अब देखो दोनों इक्वेशन देखो, 2 नंबर और कितने नंबर, 3 नंबर। कॉपी में देखो, देखे नोट कर लो, इसको तो रोक के नोट कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 नंबर और 3 नंबर देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना। 2 नंबर और 3 नंबर में दोनों एफ डैश जेड के बराबर हैं क्या, हैं। और सवाल में क्या दिया हुआ था, अवकलन। ये इसका मतलब चाहे वास्तविक से जाओ चाहे काल्पनिक से जाओ, आंसर हमेशा क्या होगा, सेम। और वैसे भी 2 नंबर और 3 नंबर की एक साइड बराबर है तो दूसरी साइड भी क्या होगी, बराबर। तो समीकरण 2 तथा 3 की तुलना करने पर, 2 तथा 3 की तुलना करने पर, कि 2 और 3 का कंपैरिजन करेंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, कंपेयर करो। इधर देखो, 2 नंबर यही है आपके पास, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन कितना है, डेल एक्स इज इक्वल टू, ये तो 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, क्योंकि एक साइड तो बराबर है दोनों की। ये हो गया डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल वाई, माइनस आयोटा डेल यू अपॉन कितना हो गया, डेल वाई। अब देखो ये साइड और ये साइड बराबर है। अब कॉम्प्लेक्स या समीकरण में मैंने पहली क्लास में बताया था तुलना कैसे करते हैं। इनकी तुलना कंपैरिजन करेंगे। बिना आयोटा वाला बिना आयोटा के बराबर होता है, और आयोटा वाला किसके बराबर होता है, आयोटा के। तो देखिए यहाँ से दोनों पक्षों में तुलना करने पर, दोनों पक्षों में तुलना करने पर, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। कॉम्प्लेक्स में हमेशा ध्यान रखना, बिना आयोटा वाला बिना आयोटा के बराबर, आयोटा वाला आयोटा के बराबर। तो देखिए पहले बच्चों क्या होगा, डेल यू अपॉन कितना हो गया, डेल एक्स, ये वाला इसके बराबर, डेल वी अपॉन डेल वाई। आयोटा वाला आयोटा छोड़ दो, बाकी सब लिख दो, डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, माइनस है तो माइनस, डेल यू अपॉन डेल वाई। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर कितना हो गया, डेल वी अपॉन डेल वाई। उसको इधर लिख लो, डेल यू अपॉन डेल वाई, माइनस इधर भेज दो, माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। यही तो समीकरण प्रूफ करने थे। ये कौन से समीकरण आ गए, कोशी रीमान समीकरण, कोशी रीमान इक्वेशन, ये आ गया आपके पास। यही थ्योरम आपकी। तो बहुत आसान तरीके से लेके चलनी है थ्योरम को, बेसिक कंसेप्ट से समझ के यहाँ से किस तरीके से चलना है, और फिर बहुत इजीली आपकी थ्योरम हो जाएगी प्रूफ। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पूरी पढ़िए, अवश्य पढ़िए सब बच्चे। इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।